डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम चर्चा करते हैं अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों पर। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसका मुख्य कारण है अरस्तु ने राज्य के संबंध में अपने स्पष्ट और ऐसे विचार दिए जो कि वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। अरस्तु राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानता है। अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों को समझने के लिए हमें अरस्तु के कुछ वक्तव्य पढ़ने पड़ेंगे। अरस्तु के वक्तव्यों में एक सबसे प्रसिद्ध है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और जिस मनुष्य को राज्य की आवश्यकता नहीं है वो या तो देवता है या फिर वो जंगली पशु है। ये वक्तव्य ये स्पष्ट करता है कि राजनीतिक विचार और राज्य ये मनुष्य के स्वभाव में एक जन्मजात एक प्राकृतिक विचार है और राज्य की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको राज्य की आवश्यकता ना हो, क्योंकि राज्य मनुष्य के व्यक्ति के सारे उद्देश्यों की पूर्ति करता है, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब हम बात करते हैं राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति परिवार से होती है। पहली बात, व्यक्ति अकेला अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, तो उसके लिए परिवार की जरूरत होती है। विवाह पद्धति या परिवार, इसमें राज्य के प्रथम लक्षण हमें दिखाई देते हैं। व्यक्ति की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति उसके परिवार में हो जाती है, परंतु क्या परिवार में व्यक्ति की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है? नहीं। तो व्यक्ति के लिए समाज की जरूरत होती है, गांव की जरूरत होती है, कुटुंब की जरूरत होती है। परिवार की अपेक्षा अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति के समाज या गांव में हो जाती है। जैसे एक व्यक्ति है, वो स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है, तो मैं समझता हूं कि दो चार आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा फिर वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। उन आवश्यकताओं की पूर्ति उसकी परिवार के साथ रहने से होती है, परंतु एक परिवार जो है उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। तो जब वो गांव या समाज के अंदर जाता है तो उसकी परिवार की अपेक्षा ज़्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। परंतु एक गांव, एक समाज व्यक्ति की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। इसके लिए व्यक्ति को एक संस्था चाहिए जिसे राज्य नाम दिया जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि राज्य परिवार से चल करके और अपने विस्तार तक राज्य के रूप में परिणत होता है। अरस्तु का एक वक्तव्य भी है कि जब अनेक गांव एक ही संपूर्ण समुदाय के रूप में संयुक्त होते हैं जो इतना बड़ा होना चाहिए कि बिल्कुल या करीब करीब आत्मनिर्भर हो, तब राज्य अस्तित्व में आता है। इसकी उत्पत्ति मात्र जीवन की आवश्यकताओं से होती है, परंतु राज्य का अस्तित्व सजीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। तो इसमें अरस्तु ये कहने का प्रयास करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति की आवश्यकताओं के लिए होती है। अब प्रश्न उठता है कि जब आवश्यकताएं पूरी हो गई तो राज्य की जरूरत ही पूरी हो गई तो उसको खत्म हो जाना चाहिए? नहीं, उसका अस्तित्व जो बना हुआ है वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि राज्य व्यक्ति के जीवन से ऊपर उठकर सदजीवन के लिए प्रयासरत रहता है। तो अरस्तु राज्य के बारे में एकदम सकारात्मक तरीके से सोचते हैं
राज्य का विकास भी इसी प्रकार देख सकते हैं हम। अरस्तु का मत है, अरस्तु एक सिद्धांत देते हैं, सावयव सिद्धांत। उस सावयव सिद्धांत का मतलब है जिस प्रकार एक शरीर के अंदर विभिन्न अंग होते हैं और उन अंगों से मिलकर के शरीर बनता है, उसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों से मिलकर के, विभिन्न समुदायों से मिलकर के, गांवों से मिलकर के राज्य बनता है। बिना शरीर के अंग का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार बिना राज्य के व्यक्ति या किसी समुदाय का कोई अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार कमजोर अंगों के कारण पूरा शरीर कमजोर हो जाता है और उस पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति और समुदायों का प्रभाव राज्य पर पड़ता है। तो इस प्रकार अरस्तु राज्य के विकास का आंगिक सिद्धांत भी देते हैं। इसे सावयव सिद्धांत भी कहा जाता है। अब हम अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। जैसे अरस्तु राज्य की विशेषताओं में एक विशेषता बताते हैं कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। इसका मतलब हुआ कि राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, एक स्वाभाविक संस्था है। अरस्तु का तर्क यह है कि जिन संस्थाओं पर राज्य आधारित है वे संस्थाएं स्वाभाविक हैं, जैसे परिवार, गांव, समाज। तो निश्चित ही उन स्वाभाविक संस्थाओं का विकासिक रूप राज्य भी स्वाभाविक ही होगा। अरस्तु का मत है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, इसलिए है कि राज्य का अपना जन्म मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एवं उसके सर्वांगीण विकास के लिए स्वाभाविक रूप से हुआ है। मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित मानव समुदाय के बढ़ते घेरे की पराकाष्ठा राज्य है। राज्य से अलग रह करके व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। व्यक्ति के विकास का जो कार्य परिवार से प्रारंभ होता है, वह उसकी संपूर्ण सिद्धि राज्य में ही प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार राज्य के संबंध में अरस्तु दूसरी विशेषता बताते हैं कि राज्य व्यक्ति से पूर्व संगठन है। इसको थोड़ा सा गहराई समझने की जरूरत है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। भाई, राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन कैसे हो सकता है? पहली नजर में ये बात जमती नहीं है, पर अरस्तु कहते हैं ऐतिहासिक रूप से राज्य व्यक्ति का पूर्व संगठन नहीं है। उनका अभिप्राय है कि मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म व्यक्ति से पहले होता है। इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति केवल एक तत्व है। पूर्णता पहले आती है, उसके बाद में अंग, इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती हुआ। मनुष्य के बौद्धिक विकास की पूर्ण कल्पना के रूप में राज्य का जन्म व्यक्ति, परिवार और ग्राम के अस्तित्व में आने से पूर्व ही हो चुका था। अरस्तु का इस में एक कथन है कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। अरस्तु के इस विचार पर फोस्टर महोदय कहते हैं कि राज्य का स्थान प्रकृति बस परिवार और व्यक्ति से पहले है, क्योंकि अवयवी अनिवार्यतः अवयव से पहले आता है। राज्य प्रकृति की रचना है और वह व्यक्ति से पहले आता है। इसका परिणाम यह है कि जब व्यक्ति को राज्य से पृथक कर दिया जाए तो वह आत्मनिर्भर नहीं रह जाता, अतः उसकी स्थिति अवयवी की तुलना में अवयव जैसी होती है। तो अब हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि राज्य व्यक्ति से पहले कैसे आया, क्योंकि राज्य जो है वो विस्तार है, वो पूर्ण है और व्यक्ति अंश है। तो पूर्णता पहले आती है। इसी आधार पर अरस्तु कहते हैं कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है।
आगे हम देखते हैं अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों की जो विशेषताओं में राज्य सर्वोच्च समुदाय है। यहां पर एक विचार आता है कि राज्य सर्वोच्च समुदाय कैसे है। मतलब व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे समुदाय होते हैं, जैसे परिवार है, समाज है, गांव है, विद्यालय है, धार्मिक संस्थान है, चिकित्सालय है और अनेक समुदाय। ये सारे समुदाय व्यक्ति की कुछ गिनी चुनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान जो हैं वो व्यक्ति की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। चिकित्सालय या हॉस्पिटल जो है वो व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। परंतु राज्य जो है वो व्यक्ति की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसलिए राज्य क्या हुआ? सर्वोच्च समुदाय हुआ। राज्य समुदायों का समुदाय नहीं है, राज्य सर्वोच्च समुदाय है। राज्य की अगली विशेषताओं में हम देखते हैं कि अरस्तु मानते हैं कि राज्य का स्वरूप जैविक है। जैविक का मतलब क्या है? कि राज्य एक शरीर की तरह है। राज्य एक शरीर है और उसमें निवास करने वाले व्यक्ति उसके अंग हैं। अंग का और शरीर का जो संबंध होता है वही व्यक्ति और राज्य का संबंध है। अंग यदि मजबूत होंगे, अंग यदि सुदृढ़ होंगे तो पूरा शरीर स्वस्थ और खुशहाल होगा। उसी प्रकार यदि किसी राज्य के निवासी व्यक्ति यदि अच्छे हैं, गुणवान हैं, तो पूरा राज्य विकास करेगा। यदि राज्य जो है वो नहीं है तो व्यक्ति नहीं है। जैसे शरीर के नष्ट होने पर सारे अंग स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार अरस्तु व्यक्ति और राज्य के संबंध में आंगिक सिद्धांत की स्थापना करते हैं। अब अगला विशेषता देखते हैं, राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। बिल्कुल सही बात है भाई कि राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है, क्योंकि और कोई भी संगठन ऐसा नहीं है राज्य के अलावा जो आत्मनिर्भर हो। जैसे हम देखते हैं कि कोई स्कूल है, क्या स्कूल आत्मनिर्भर है? नहीं, वो केवल शिक्षा दे सकती है, परंतु खाने के लिए अनाज की व्यवस्था किसान के द्वारा ही की जाएगी उसके लिए। यदि कोई टीचर बीमार हो गया तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति चिकित्सालय में होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कोई भी संगठन ऐसा नहीं है जो आत्मनिर्भर हो, परंतु राज्य जो है वो सारे संगठन उस राज्य के अंग हैं। इसलिए राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। अगली विशेषता देखते हैं कि नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। हालांकि अरस्तु के जीवन काल में ही सिकंदर और उसके पिता ने यूनान के नगर राज्यों को ध्वस्त कर दिया और एक ग्रीक साम्राज्य की स्थापना की, परंतु अरस्तु ने अपने राजनीतिक चिंतन में इस विषय पर कोई भी प्रकाश नहीं डाला, कोई भी बात नहीं की। अरस्तु ने नगर राज्यों को श्रेष्ठ संस्था बताया। कारण अरस्तु का विचार था कि नगर राज्यों में रहने वाले व्यक्ति जो हैं वो सुसंस्कृत हैं, सभ्य हैं, उनकी जनसंख्या सीमित है, संतुलित है। तो अरस्तु ने नगर राज्यों के विषय में ही अपने पूरे राजनीतिक चिंतन का आधार माना है। उसकी अगली विशेषता देखते हैं कि अरस्तु मानते हैं कि राज्य विविधता में एकता है। जहां प्लेटो राज्य के अत्यधिक एकीकरण पर बल देते थे, वहीं अरस्तु राज्य की विविधता पर बल देते हैं। अरस्तु का मानना है कि राज्य की जो विभिन्नता है, विविधता है, उसमें ही उसका विकास निहित है। अत्यधिक एकता की स्थापना करने से
राज्य का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग अपने अपने कार्य करते हुए एक अच्छा और सुंदर शरीर बनाते हैं, विभिन्न सुर मिलकर के एक अच्छा संगीत बनाते हैं, जिस प्रकार विभिन्न रंग मिलकर के एक अच्छी पेंटिंग तैयार करते हैं, वही विभिन्नता राज्य को एक आत्मनिर्भर और सर्वोच्च संगठन बनाती है। अगली विशेषता में अरस्तु मानते हैं कि राज्य एक क्रमिक विकास है। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि अरस्तु राज्य का जो उत्पत्ति है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विकासवादी सिद्धांत पर बल देते हैं। उनका मानना है कि राज्य का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। राज्य का विकास उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार सावयव जीवधारी का होता है। राज्य के विकास का रूप आंगिक है। व्यक्ति, परिवार, ग्राम इसके विभिन्न अंग हैं। ये अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इनका क्रमिक विकास होता रहता है। अंत में इसके पूर्ण रूप से विकसित होने पर हमें राज्य के दर्शन होते हैं। अगली विशेषता देखते हैं। अरस्तु मानते हैं कि संविधान राज्य की पहचान है। अरस्तु की धारणा है कि संविधान राज्य की पहचान है और संविधान में परिवर्तन का मतलब है राज्य में परिवर्तन करना। अरस्तु राज्य और शासन में भेद मानते हैं। राज्य और शासन में स्पष्ट भेद मानते हैं। यहां राज्य समस्त नागरिकों और गैर नागरिकों का समूह है, वहीं शासन तंत्र जो है वो उन नागरिकों का समूह है जिनके हाथ में सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता होती है। अरस्तु लिखते हैं कि शासन में परिवर्तन तो उसी समय आ जाता है जब शासकों को अपदस्थ कर दिया जाता है, परंतु राज्य में परिवर्तन तब आता है जब उस राज्य के संविधान को ही परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तु के राज्य के संबंध में जो विचार हैं वो बहुत ही स्पष्ट हैं और यही विचार अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता बनाते हैं। अब हम अरस्तु के राज्य के कार्यों पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। अरस्तु कहते हैं कि राज्य का जो गठन होता है वो मात्र सहचर्य नहीं होता है, वो कुछ लोगों ने मिलकर नहीं किया होता है। यदि ऐसा होता तो विभिन्न आर्थिक जो संधियां होती हैं वो राज्य बन जाती है। अरस्तु मानते हैं कि राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। इसका मतलब हुआ कि अरस्तु राज्य के बारे में सकारात्मक बात रखते हैं। अरस्तु राज्य को केवल एक पुलिस राज्य नहीं मानते कि अपराधियों को दंड देना और नियम कानून बनाए रखना ही राज्य का कार्य हो। अरस्तु का मत है कि राज्य का उद्देश्य तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। इस प्रकार हम अरस्तु द्वारा बताए गए राज्य के कार्यों पर प्रकाश डालते हैं। अपने सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना। आत्मनिर्भरता का व्यापक अर्थ है व्यक्ति न केवल भौतिक उपकरणों की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो अपितु नैतिक प्रोत्साहन एवं प्रेरणाओं की दृष्टि से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। इस विस्तृत अर्थ में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का एकमात्र साधन राज्य है। अरस्तु अपने राज्य के अगले कार्य के रूप में बताते हैं कि उत्तम और आनंदपूर्ण जीवन का निर्माण। राज्य का कार्य है व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति और फिर व्यक्ति के उत्तम जीवन के लिए सिचुएशन क्रिएट करना। उत्तम जीवन की व्याख्या करते हुए बारकर ने लिखा है कि यह एक ऐसा जीवन है जो उत्तम कार्य और उत्तम आचरणों से उत्पन्न होता है। नैतिक और बौद्धिक सद्गुण ही उत्तम जीवन का प्रमुख तत्व हैं और इन दोनों की प्राप्ति के लिए बाह्य साधन बहुत जरूरी हैं। बाह्य साधनों में आर्थिक व्यवस्था और शारीरिक स्वास्थ्य को मुख्य माना जाता है। अरस्तु आनंद को सत से पृथक नहीं मानते। अरस्तु के शब्दों में हमें यह मानना होगा कि
हर व्यक्ति में आनंद की मात्रा उसके द्वारा किए गए उत्तम बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों तथा उत्तम गुणों के अनुसार प्राप्त होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य का उद्देश्य एक नैतिक और आनंदपूर्ण जीवन बिताना है और राज्य ऐसे जीवन को संभव बनाने के लिए स्थिर है और इस प्रकार स्वयं एक नैतिक संस्था है। एक नैतिक और सद्गुणी जीवन का निर्माण केवल राज्य में ही संभव है। अब हम राज्य का अगला कार्य देखते हैं। राज्य का एक प्रमुख कार्य अरस्तु ने नागरिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना माना है। शिक्षा को कुछ अर्थों में अरस्तु ने प्लेटो से भी अधिक महत्व दिया है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा राज्य का प्रमुख कार्य है। इसकी संस्थाओं का उद्देश्य मनुष्य को उत्कृष्ट बनाना है, न केवल बौद्धिक स्तर पर बल्कि नैतिक और भौतिक स्तर पर भी। न केवल बाल्यावस्था में बल्कि उसके संपूर्ण जीवन के दौरान राज्य नागरिकों के लिए एक पाठशाला होना चाहिए। अगली विशेषता देखते हैं कि शिक्षा संबंधी कार्य के साथ ही अरस्तु ने राज्य का यह कार्य भी माना है कि वह नागरिकों के लिए अवकाश की व्यवस्था भी करे, रेस्ट की व्यवस्था भी करे। इस प्रकार राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में अरस्तु के विचार से स्पष्ट है कि वह राज्य के अत्यंत व्यापक कार्य क्षेत्र का समर्थन करता है तथा ग्रीन लॉक जैसे आधुनिक विचारक राज्य के लिए सीमित कार्य क्षेत्र की चर्चा करते हैं। वहीं अरस्तु ने यह घोषणा की कि राज्य अच्छे जीवन की स्थापना के लिए यथासंभव प्रयत्नशील रहेगा। इस प्रकार हम देखते हैं मित्रों कि अरस्तु के राज्य संबंधी विचार बहुत ही व्यापक हैं। अरस्तु राज्य का व्यापक क्षेत्र मानते हैं और मनुष्य के जीवन से राज्य एक अभिन्न अंग है। राज्य के बिना मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं है। मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि अरस्तु के राज्य संबंधी विचार आपको जरूर समझ में आए होंगे। थैंक यू।